Hi everyone, welcome back to our YouTube channel. Myself दीक्षिता राम से और हम आज से एक नया चैप्टर रिवाइज करेंगे विच इज़ इम्यूनोलॉजी, जो कि बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और हमने जो लास्ट चैप्टर रिवाइज किया था वो था बायोकेमिस्ट्री। आई होप कि आपको उनके जो भी टॉपिक्स थे वो आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर सो मच लव ऑन द बायोकेमिस्ट्री चैप्टर, थैंक यू वेरी मच। और लिंक्डइन पे भी आप लोगों ने इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस किए हैं मुझे उसके रिगार्डिंग, सो उसके लिए भी थैंक यू। ओके, सो आज से हम स्टार्ट करेंगे इम्यूनोलॉजी और ये इम्यूनोलॉजी का फर्स्ट लेक्चर है। और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी के बारे में। तो इसमें हम मेनली ग्रैनुलोसाइट्स और ए ग्रैनुलोसाइट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ग्रैनुलोसाइट्स में मेनली आती है हमारी बेसोफिल्स, इओजिनोफिल एंड न्यूट्रोफिल। और जो हमारा ए ग्रैनुलोसाइट्स होते हैं उनमें आती है मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग कि जो हमारी जो सेल्स होती है ग्रैनुलोसाइट्स और ए ग्रैनुलोसाइट्स, उनका ओरिजिन कहाँ से होता है हम उससे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात जो हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स होती है जो कि हमारे बोन मैरो में प्रेजेंट होती है मेनली, जो कि मल्टीपोटेंट सेल्स होती है। मल्टीपोटेंट यानी कि ये एक स्टेम सेल का ही टाइप होता है, लेकिन इनकी एक्टिविटीज रेस्ट्रिक्टेड होती है कि वो कुछ रेस्ट्रिक्टेड ऑर्गन्स या फिर सेल्स ही बना सकती है। जैसे कि प्लूरिपोटेंट सेल्स होती है, तो प्लूरिपोटेंट का क्या केस होता है कि वो हमारे बॉडी का कुछ भी ऑर्गन बना सकती है, कौन सा भी ऑर्गन बना सकती है। लेकिन जो मल्टीपोटेंट सेल्स होती है वो सिर्फ पर्टिकुलर फंक्शन यानी कि उनका जो फंक्शन होता है ना वो स्पेसिफिक होता है। तो जो हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल है उनमें मेनली हमारी दो सेल्स आती है। सो फर्स्ट वन इज द माइलॉइड प्रोजेनिटर सेल और सेकेंड होती है लिम्फोइड प्रोजेनिटर सेल्स। प्रोजेनिटर यानी वो किसी चीज को प्रोड्यूस कर रही है, मतलब उसका जो ओरिजिन है ना वो इस चीज से हो रहा है, माइलॉइड प्रोजेनिटर सेल। तो हम सबसे पहले माइलॉइड को देखेंगे एंड देन लिम्फोइड प्रोजेनिटर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो माइलॉइड प्रोजेनिटर सेल्स होती है वो मेनली इनेट इम्यून रिस्पॉन्स में पार्टिसिपेट करती है। और जो इनेट इम्यून रिस्पॉन्स होता है वो इमीडिएट डिफेंस मैकेनिज्म में यूजफुल रहता है कि अगर इमीडिएट डिफेंस मैकेनिज्म अगर परफॉर्म करना है हमारी बॉडी को तो मेनली वो इनेट इम्यून रिस्पॉन्स के अंडर आता है। तो जो माइलॉइड प्रोजेनिटर सेल्स होती है वो कौन कौन से सेल्स को प्रोड्यूस करती है? सो फर्स्ट वन इज द न्यूट्रोफिल प्रोजेनिटर, मतलब न्यूट्रोफिल प्रोजेनिटर से मेनली न्यूट्रोफिल सेल्स का प्रोडक्शन होगा। तो न्यूट्रोफिल प्रोजेनिटर मेनली न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेजेस को प्रोड्यूस करने का काम करती है। फिर एक होंगी इओजिनोफिल प्रोजेनिटर जो कि इओजिनोफिल को प्रोड्यूस करेंगी। देन होंगी बेसोफिल प्रोजेनिटर जो बेसोफिल को प्रोड्यूस करेंगी। देन डेंड्रिटिक सेल्स जो कि डेंड्राइट सेल्स को प्रोड्यूस करेंगी। देन एक होती है हमारी मेगा कैरियोसाइट्स जो प्लेटलेट्स को प्रोड्यूस करती है, और प्लेटलेट्स को हम दूसरा क्या नाम होता है प्लेटलेट्स का, थ्रोम्बोसाइट्स। देन इरिथ्रोसाइट्स भी जो हमारी माइलॉइड प्रोजेनिटर सेल्स होती है वही प्रोड्यूस करती है, और इरिथ्रोसाइट को हम क्या बोलते हैं, आरबीसी यानी कि डब्ल्यूबीसी। फिर हो गई हमारी मास्ट सेल, तो मास्ट सेल भी प्रोड्यूस करती है माइलॉइड प्रोजेनिटर सेल, और मास्ट सेल का दूसरा नाम होता है लैब्रोसाइट्स या फिर मैस्ट्रोसाइट। तो मास्ट सेल का क्या क्या फंक्शंस होता है कि मास्ट सेल में हमें कहीं कहीं पे ग्रैन्यूल्स भी देखने को मिलते हैं। देन प्रोडक्शन एंड सिंथेसिस इन बोन मैरो, जो मास्ट सेल होती है उसका प्रोडक्शन या फिर सिंथेसिस बोन मैरो में होता है, लेकिन मैच्योर और जो फंक्शन परफॉर्म करती है वो अलग अलग टिश्यू में जाके परफॉर्म करती है। देन मास्ट सेल हिस्टामिन और हिपैरिन को भी प्रोड्यूस करती है। देन रिसेप्टर्स प्रेजेंट फॉर आईजीई एंटीबॉडी, मास्ट सेल के पास मेनली आईजीई एंटीबॉडी के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि आईजीई एंटीबॉडी मेनली एलर्जिक रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती है, और मास्ट सेल भी हिस्टामिन और हिपैरिन सिक्रीट करती है जो कि एलर्जी से ही रिलेटेड है। देन इसके पास CD23, CD25 एंड CD34 प्रेजेंट होता है। तो होता है इसके पास CD23, CD25 एंड CD34, और CD का फुल फॉर्म होता है क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन। ये हम आगे डिटेल में जब हम बी लिम्फोसाइट्स पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन क्या होता है। लेकिन फिलहाल हमें बस यही याद रखना है कि मैस्ट्रोसाइट्स या फिर मास्ट सेल के पास CD23, CD25 एंड CD34 प्रेजेंट होता है। ये तो हो गया माइलॉइड प्रोजेनिटर सेल के बारे में। अब हम देखेंगे लिम्फोइड प्रोजेनिटर सेल्स के बारे में। तो लिम्फोइड प्रोजेनिटर सेल्स मेनली बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, एनके सेल एंड डेंड्रिटिक सेल को प्रोड्यूस करने का काम करती है। जो बी और टी लिम्फोसाइट होती है वो अक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स को शो करती है,
और जो NK सेल्स होती है वो मेनली इनेट इम्यून रिस्पॉन्स को शो करती है। और जो हमारी डेंड्रिटिक सेल्स है वो इसको हम माइलॉइड प्रोजेनिटर सेल में भी काउंट करते हैं क्योंकि वो भी इसको प्रोड्यूस करती है, एंड डेंड्रिटिक सेल्स को हम लिम्फोइड प्रोजेनिटर सेल में भी काउंट करते हैं क्योंकि ये भी प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो ये दोनों में आता है। उसके बाद अब हम फर्स्ट स्टार्ट करेंगे ग्रैनुलोसाइट से। ग्रैनुलोसाइट में हम सबसे पहले देखेंगे न्यूट्रोफिल के बारे में। तो न्यूट्रोफिल प्रोवाइड प्राइमरी डिफेंस अगेंस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कि जब भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो मेनली प्राइमरी डिफेंस कौन सी सेल प्रोवाइड करती है? न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल को हम PMNL के नाम से भी जानते हैं। PMNL यानी कि पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, यानी कि इसका शेप भी मतलब चेंज होता रहता है। मल्टीलोब न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस में बहुत सारे लोब्स होंगे, मल्टीलोब न्यूक्लियस होगा, लगभग 4 से 5 लोब्स हमें देखने को मिलेंगे। अगर हम पूरे ग्रैनुलोसाइट्स की बात करें, यानी कि ग्रैनुलोसाइट्स में मेनली 3 सेल्स आती है, तो उनमें से 90% न्यूट्रोफिल्स ही प्रेजेंट होती है। और अगर हम टोटल WBC की बात करें तो WBC में 50 to 60% होती है हमारी न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल होती है मोस्ट अबंडेंट, स्टेन विथ न्यूट्रल डाई। ये मेनली न्यूट्रल डाई से हम इसे स्टेन कर सकते हैं। इट कैन ऑल्सो परफॉर्म फैगोसाइटोसिस, ये फैगोसाइटोसिस भी परफॉर्म करती है, यानी कि जो फॉरेन पार्टिकल्स होंगे, जो फॉरेन एंटीजन होंगे, उनको वो एंगल्फ करने का काम करेंगी, यानी कि निगलने का काम करेंगी एंड देन उसको खत्म कर देगी। इट इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ पस। जब भी पस हो जाता है तो उसमें मेन कंपोनेंट होता है हमारी न्यूट्रोफिल, फर्स्ट सेल टू रीच एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन। कहीं पे भी अगर इन्फेक्शन होता है तो वहाँ पे सबसे पहले कौन सी सेल पहुँचती है? न्यूट्रोफिल पहुँचेगी। IL-8 रिसेप्टर प्रेजेंट ओनली सेल, ये एक इकलौती ऐसी सेल है जिसके पास IL-8 का रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। IL का फुल फॉर्म होता है इंटरल्यूकिन, जो कि एक तरीके का साइटोकाइन होता है। ठीक है, तो ये एक ऐसी इकलौती सेल है जिसके पास IL-8 का रिसेप्टर्स प्रेजेंट होता है। तो न्यूट्रोफिल को क्या बोलते हैं हम? PMNL बोलेंगे। इसके पास मल्टीलोब न्यूक्लियस होगा, यानी कि 4 से 5 न्यूक्लियस होंगे। 90% ऑफ ग्रैनुलोसाइट्स यही होंगी। अगर हम टोटल WBC की बात करें तो 50-60% होंगी। मोस्ट अबंडेंट होती है, न्यूट्रल डाई से हम इसे स्टेन कर सकते हैं। ये फैगोसाइटोसिस परफॉर्म करती है, पस का मेन कंपोनेंट होती है, और इट इज़ द फर्स्ट सेल टू रीच एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन, और इसके पास IL-8 का रिसेप्टर भी प्रेजेंट होता है। ये तो हो गया न्यूट्रोफिल के बारे में। अब हम देखेंगे इओजिनोफिल के बारे में। सो इओजिनोफिल के पास डिस्टिंक्ट बाइलोब न्यूक्लियस होता है। न्यूट्रोफिल के पास मल्टीलोब न्यूक्लियस था, इओजिनोफिल के पास बाइलोब न्यूक्लियस है। इसके ग्रैन्यूल्स के अंदर हिस्टामिन एंड हिपैरिन्स प्रेजेंट होते हैं। देन रिसेप्टर फॉर IgE एंटीबॉडी एंड IgG। इओजिनोफिल के पास IgE एंड IgG एंटीबॉडी के रिसेप्टर्स भी प्रेजेंट होते हैं, एंड इट टेक पार्ट इन द हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस, यानी कि जो भी हमारी एलर्जिक रिएक्शंस होती है उसमें टेक पार्ट, मतलब जो इन्वॉल्व होती है सेल, वो होती है इओजिनोफिल। नंबर राइज ड्यूरिंग एंडोपैरासिटिक इन्फेक्शन, अगर कोई भी एंडोपैरासिटिक इन्फेक्शन हो रहा है तो तब इओजिनोफिल का नंबर बढ़ेगा। और इसे हम कौन सी स्टेन से स्टेन कर सकते हैं? तो इसको हम एसिडिक डाई से हम इसको स्टेन कर सकते हैं। मेनली वो होता है इओजिन, और ये फैगोसाइटिक सेल्स होती है। और अगर हम पूरे ग्रैनुलोसाइट्स की बात करें तो ये मेनली 2 to 5% होती है ऑफ टोटल ग्रैनुलोसाइट्स। देन अब हम देखेंगे बेसोफिल के बारे में। तो बेसोफिल होती है लेस देन 1% ऑफ द ग्रैनुलोसाइट्स, एंड इट इज़ द लीस्ट अबंडेंट, यानी कि सबसे कम नंबर होता है बेसोफिल का। इसका जो न्यूक्लियस होगा वो इंडिस्टिंक्ट बाइलोब होगा, यानी कि हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते अच्छे से कि ये बाइलोब है या नहीं। स्टेन विद द बेसिक डाई, इसको भी बेसिक डाई से ही स्टेन करेंगे। मेनली इसके लिए मिथाइलिन ब्लू का यूज़ किया जाता है, और इसका नंबर बढ़ता है ड्यूरिंग एक्टोपैरासिटिक रिएक्शन। जो हमारी इओजिनोफिल थी उसका नंबर बढ़ रहा था ड्यूरिंग एंडोपैरासिटिक इन्फेक्शन, लेकिन बेसोफिल का नंबर बढ़ता है ड्यूरिंग एक्टोपैरासिटिक इन्फेक्शन। ये नॉन फैगोसाइटिक सेल्स होती है, इओजिनोफिल फैगोसाइटिक सेल्स थी। ग्रैन्यूल कंसिस्ट ऑफ हिस्टामिन एंड हिपैरिन, इसके ग्रैन्यूल्स के अंदर भी हिस्टामिन और हिपैरिन हमें देखने को मिलता है। रिसेप्टर्स फॉर IgE प्रेजेंट, इसके पास भी IgE के लिए रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। और IgE किस में इन्वॉल्व होती है? एलर्जिक एंड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में, तो ऑफकोर्स ये भी इन्वॉल्व होगी उसमें। और जो हिस्टामिन और हिपैरिन होता है
उसका काम क्या होता है? तो हिस्टामिन और हिपैरिन वैसोडाइलेटर की तरह काम करते हैं, जो कि वैस्कुलर परमिएबिलिटी बढ़ाने का काम करेंगे और ये प्रो इन्फ्लामेटरी होते हैं नेचर के अंदर। यानी कि जहाँ पे भी इन्फ्लेमेशन होगा तब हिस्टामिन और हिपैरिन रिलीज होगा और वो इन्फ्लेमेशन को कम करने का काम करेंगे। मैंने एंटी इन्फ्लेमेटरी का आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया। प्रो इन्फ्लेमेटरी यानी कि ये इन्फ्लेमेशन को प्रमोट करेंगे। आई एम रियली सॉरी, मैंने उल्टा बोल दिया शायद। ओके, देन अब हम देखेंगे ए ग्रैनुलोसाइट्स के बारे में। तो ए ग्रैनुलोसाइट्स में आती है हमारी मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। तो सबसे पहले मोनोसाइट की बात करेंगे। तो मोनोसाइट ब्लड में प्रेजेंट होती है, जो कि नॉन फंक्शनल होगी। अगर वो ब्लड में प्रेजेंट होगी तो वो नॉन फंक्शनल होगी। अगर इसको फंक्शनल होना होगा तो इसे किसी पर्टिकुलर टिश्यू के पास मूव होना पड़ेगा, तभी जाके वो फंक्शनल होती है। तो मोनोसाइट के पास CD14, CD32 एंड CD64 प्रेजेंट होता है। इसका सिंगल न्यूक्लियस होता है, किडनी और बीन शेप न्यूक्लियस होगा इसका। साइज इसकी लार्ज होती है। मूव्स टू द टिश्यू, और ये मैंने बोला ना कि ये किसी टिश्यू के पास जाके ही ये अपना फंक्शन परफॉर्म करेगी, तब हम इसको मैक्रोफेजेस बोलेंगे। तो बेस्ड ऑन द लोकेशन के बेस पे हम इसके अलग अलग नाम देंगे। अगर ये लीवर के पास जाके फंक्शन हो रही है तो उसको बोलेंगे कूफर सेल। अगर ये ब्रेन में फंक्शन परफॉर्म कर रही है तो उसको बोलेंगे माइक्रोग्लियल सेल। अगर किडनी में फंक्शन परफॉर्म कर रही है तो उसको बोलेंगे मेसेंजियल सेल। अगर बोन्स में है तो बोलेंगे ऑस्टियोक्लास्ट। और अगर ये लंग्स में फंक्शन परफॉर्म कर रही है तो उसको बोलेंगे अल्वियोलर सेल्स। ठीक है, उसके बाद मोनोसाइटिक सेल्स होती है हमारी फैगोसाइटिक सेल्स, जो कि स्कैवेंजर होती है हमारी बॉडी का, स्कैवेंजर ऑफ द बॉडी। ठीक है, यानी कि ये भी फॉरेन पार्टिकल को एंगल्फ करने का काम करेंगे। उसके बाद अब हम देखेंगे लिम्फोसाइट्स के बारे में, एंड देन एनके सेल एंड डेंड्रिटिक सेल के बारे में भी हम डिस्कस कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले लिम्फोसाइट के बारे में देखेंगे। सो लिम्फोसाइट प्रोवाइड अक्वायर इम्यून रिस्पॉन्स, मेनली अक्वायर इम्यून रिस्पॉन्स को ये प्रोवाइड करने का काम करती है। इनेट रिस्पॉन्स, अक्वायर इम्यून रिस्पॉन्स, एक्टिव पैसिव इम्यूनिटी, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे जब हम टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी पढ़ेंगे। फिलहाल आप याद रखिए कि लिम्फोसाइट प्रोवाइड करती है अक्वायर इम्यून रिस्पॉन्स, और ये रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर स्पेसिफिसिटी एंड मेमोरी। तो लिम्फोसाइट भी हमें दो तरीके की देखने को मिलती है। फर्स्ट वन इज द बी लिम्फोसाइट एंड सेकेंड होती है टी लिम्फोसाइट। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे बी लिम्फोसाइट के बारे में। सो इट प्रोड्यूस एंड मैच्योर इन द बोन मैरो इन ह्यूमंस। अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ये प्रोड्यूस और मैच्योर होती है बोन मैरो के अंदर। अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग स्टेजेस में ये अलग अलग ऑर्गन में मैच्योर हो सकती है। ठीक है, बर्ड्स में ये मेनली बर्सा ऑफ फैब्रिकस में मतलब प्रोड्यूस और मैच्योर होती है। तो उसी बर्सा के बी के नाम पे ही इसको बी लिम्फोसाइट कहा जाता है। हमें लगता है कि बोन मैरो में प्रोड्यूस और मैच्योर होती है इसीलिए इसको बी लिम्फोसाइट बोलते हैं, नहीं, बर्सा ऑफ फैब्रिकस के नाम पे इसको बी लिम्फोसाइट कहा जाता है। बी लिम्फोसाइट के पास IgM और IgD के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, और ये मेनली इफेक्टर प्लाज्मा बी सेल के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है। और इफेक्टर प्लाज्मा बी सेल क्या करेंगी, मतलब इसमें जो इफेक्टर प्लाज्मा बी सेल्स होंगी वो एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करने का काम करेंगी। तो एक तो हो गई इफेक्टर प्लाज्मा बी सेल्स, एक होती है मेमोरी बी सेल्स। तो जो मेमोरी बी सेल्स होती है ना, वो स्टोर होती है लिम्फ नोड के अंदर। ठीक है, तो ये तो हो गया बी लिम्फोसाइट के बारे में। यहाँ पे ये है बी लिम्फोसाइट का स्ट्रक्चर। तो ये है बी लिम्फोसाइट, जिसके पास देखो ध्यान से देखना कि इसके पास प्रेजेंट होती है MIgM। यहाँ पे जो M है, जो फर्स्ट वाला M है, इसका मतलब होता है मेम्ब्रेन बाउंड। मतलब इसके पास मेम्ब्रेन बाउंड इम्यूनोग्लोबुलिन M प्रेजेंट होती है। IG अल्फा और IG बीटा भी प्रेजेंट होता है। IG अल्फा के ऊपर CD79A प्रेजेंट होगा, IG बीटा के ऊपर CD79B प्रेजेंट होगा। देन CD32, CD35, CD40 भी प्रेजेंट होता है। LD80, 86 प्रेजेंट होता है। MHC सेकेंड कॉम्प्लेक्स इसके पास प्रेजेंट होता है। देन मेम्ब्रेन बाउंड इम्यूनोग्लोबुलिन डी भी इसके पास प्रेजेंट होंगी। CD19, CD20 एंड CD21 ये भी प्रेजेंट होंगे। कौन कौन से CD प्रेजेंट होते हैं टी लिम्फोसाइट के पास? CD32, 35, 40, 19, 20, 21। तो ये तो हो गया हमारा बी लिम्फोसाइट का स्ट्रक्चर। देन अब हम देखेंगे टी लिम्फोसाइट के बारे में। तो टी लिम्फोसाइट के पास CD कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। अगर CD4 प्रेजेंट है किसी सेल के पास, मतलब वो है हमारी टी हेल्पर सेल।
TH के नाम से हम इसको डिनोट करते हैं। अगर उसके पास CD8 प्रेजेंट है तो हम उसको बोलेंगे TC सेल, जिसको हम T साइटोटॉक्सिक सेल कहते हैं। जो TH सेल होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब हम T सेल को डिटेल में पढ़ेंगे तो ये याद होना चाहिए कि TH सेल के पास CD4 प्रेजेंट होता है और TC सेल के पास CD8 प्रेजेंट होता है। देन TH सेल के भी दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज द TH1, सेकेंड होती है TH2। तो जो TH1 होती है ना वो रिलीज करती है प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस को, जिनमें इनका एग्जाम्पल है TNF अल्फा एंड TNF गामा। TNF का फुल फॉर्म होता है ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर। तो जो TH1 होती है वो रिलीज करती है प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस को, जिनका एग्जाम्पल है TNF अल्फा एंड TNF गामा। और जो TH2 होती है वो रिलीज करती है एंटी इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस को, जिनका एग्जाम्पल है IL-4 एंड IL-10। IL यानी कि इंटरल्यूकिन्स, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा लिम्फोसाइट्स के बारे में। और अब हम देखेंगे NK सेल्स एंड डेंड्रिटिक सेल्स। तो NK सेल्स के पास कोई भी एंटीबॉडी का रिसेप्टर प्रेजेंट नहीं होता और ये किसी भी एंटीबॉडी एंटीजन को मतलब ये रिकॉग्नाइज नहीं कर सकती। NK सेल का मेनली काम होता है कि ये ट्यूमर सेल्स को डिस्ट्रक्ट करने का काम करती है, डिस्ट्रक्शन ऑफ द ट्यूमर सेल। और NK सेल दो चीज़ों को रिलीज करती है। सिक्रीशन क्या क्या है NK सेल का? फर्स्ट वन इज द परफोरिन। परफोरिन को रिलीज करेंगी जो कि पोर्स को क्रिएट करने का काम करता है। एंड NK सेल अल्सो रिलीजेस ग्रैंजाइम। ग्रैंजाइम को भी रिलीज करती है NK सेल, जो कि अपोप्टोटिक पाथवे होता है उसको एक्टिवेट करने का काम करता है। और NK सेल कैन सिक्रीट साइटोकाइंस। साइटोकाइंस भी सिक्रीट कर सकती है NK सेल्स। और NK सेल्स का फुल फॉर्म क्या होता है? नेचुरल किलर सेल। तो ये तो हो गया NK सेल के बारे में। देन अब हम देखेंगे डेंड्राइटिक सेल्स के बारे में। डेंड्राइटिक सेल्स मेनली माइलॉइड होती है ओरिजिन में। मोस्ट पोटेंट एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, ये सबसे पोटेंट एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होती हैं, यानी कि ये T हेल्पर को एंटीजन को प्रेजेंट करने का काम करेंगी। मतलब एंटीजन को T हेल्पर के पास लेके जाएंगी और उसको प्रेजेंट करने का काम करेगी। डेंड्राइटिक सेल्स प्रेजेंट मेनली इन GIT एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो डेंड्राइटिक सेल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रेजेंट होती है। फैगोसाइटिक सेल्स होती है, मोटाइल होती है, यानी कि ये मूव कर सकती है एक जगह से दूसरी जगह पे। डेंड्राइटिक सेल्स का एग्जांपल है स्किन, GIT, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यानी कि यहाँ पे हमें डेंड्राइटिक सेल्स देखने को मिलेंगी। तो इसके भी अलग अलग नाम होते हैं। लाइक अगर ये स्किन में प्रेजेंट है तो इसको बोलेंगे लैंगरहंस। अगर ये लीवर और लंग्स में प्रेजेंट है तो इसको बोलेंगे इंटरस्टिशियल सेल। अगर ये लिम्फ नोड में प्रेजेंट है तो इसको बोलेंगे इंटरडिजिटल सेल। और अगर ये ब्लड और लिम्फ में प्रेजेंट है तो इसको बोलते हैं वाइल्ड सेल्स। तो ये तो हो गया डेंड्राइटिक सेल्स के बारे में। और आज के लेक्चर के बारे में, जिसमें हमने देखा टाइप्स ऑफ WBC, जिसमें हमने सबसे पहले देखा कि उसका ओरिजिन कहाँ से होता है, हिमोपोइटिक स्टेम सेल से, जिसमें मेनली माइलॉइड प्रोजेनिटर सेल्स और लिम्फोइड प्रोजेनिटर सेल्स के बारे में देखा। देन ग्रैनुलोसाइट्स के बारे में देखा, जिसमें हमने न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल एंड बेसोफिल को डिस्कस किया। देन वी टॉक अबाउट द ए ग्रैनुलोसाइट्स, जिसमें हमने मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट के बारे में पढ़ा। एंड साथ में ही हमने NK सेल एंड डेंड्रिटिक सेल्स को भी डिस्कस किया। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए कीप अचीविंग, कीप लर्निंग, कीप थ्राइविंग। बाय बाय एंड टेक केयर। You can support my channel by scanning this QR code via UPI. Any small contribution means a lot to me and helps me continue creating content. Thank you so much for your support.